दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका प्रिय रामजी प्रसाद। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में या फिर इसके पहले हम एक सीरीज आपको देते जा रहे हैं क्वेश्चंस का, जो कि JSSC 2016 में जो एग्जाम हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 से 40 क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे सॉल्यूशन के साथ। अब आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि 40 के बाद कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उसके पहले आप अगर चाहते हैं कि और इसके बाद आपको लगातार हमारे क्वेश्चंस मिलते रहे जो JSSC में पूछे गए हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और लगातार आप जो है इसका फायदा उठा सकें। इसके अलावा फिर जैसे ये सीरीज खत्म होता है तो फिर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को भी हम लोग यूट्यूब चैनल पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बातें करेंगे उस पर। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं या क्लास करना चाहते हैं, तो आप जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, ताकि फिर आपको जो है आगे कुछ आप चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं या कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर या कोई सूचना भी आप जानना चाहते हैं तो आपको किसी इस नंबर पर प्राप्त हो सकती है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम लोग जो हमने पीछे छोड़ रखा था, जहां से हमने छोड़ा था वहां से आज स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं फिर कि क्वेश्चन नंबर 41 आपके JSSC 2016 में पेपर 2 से क्या था। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 41 है और इसके ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, फिर टिम्बर बीम, फिर स्टील बीम और फिर स्टील कॉलम। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जब हम लोग सिर्फ बात करते हैं टिम्बर बीम का, तो टिम्बर मतलब सिर्फ लकड़ी, इसे वर्ड से ही आपको पता चलता है कि इसका मतलब सिर्फ एक लकड़ी है। तो लकड़ी में कोई दूसरा कोई मटेरियल हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नहीं होगा, ये सिंगल होगा। फिर आपके बाद देखिए क्या है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये B नंबर ऑप्शन था। C नंबर ऑप्शन में क्या है आपका स्टील बीम। तो स्टील मतलब सिर्फ स्टील का बात हो रहा है। और जो D नंबर का ऑप्शन है उसका मतलब है स्टील कॉलम, इसका मतलब भी सिर्फ स्टील है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम मतलब कंक्रीट मतलब हो गया एक अलग मटेरियल हो गया जो कि आपका सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साथ मिलकर बनता है। और आपके उसके रेनफोर्स्ड जब उसमें वर्ड ऐड होता है तो रेनफोर्समेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ स्टील। और एडिशन ऑफ स्टील क्यों करते हैं आप जानते हैं। एडिशन ऑफ स्टील जो है हम लोग कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो एक उसका कुछ वैल्यू होता है, लेकिन जब हम लोग उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज वेरी लेस। So to increase the tensile strength of concrete, we add steel in the concrete, and the section concrete plus steel is known as reinforced concrete. So the composite section will be reinforced concrete beam. Hence the answer A is the correct answer. Now next हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि व्हाट इज द 42। तो 42 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कह रहा है वो हम लोग पढ़ते हैं। द रूलिंग डिजाइन स्पीड of a national highway in plain terrain as per IRC recommendation is। कहता है कि रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ ए नेशनल हाईवे इन ए प्लेन terrain as per IRC recommendation is। और ऑप्शन आपके पास है 60 किलोमीटर, फिर है 70 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर पर आवर है सारा, और 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या है कि जब हम लोग रोड का डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है। IRC इंडियन रोड कांग्रेस का जो है अपना कुछ रिकमेंडेशन है और उस रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग जो है रोड का डिजाइन करते हैं, उसका ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। मतलब रोड में अगर हम लोग डिजाइन का बात करें तो दो तरह का डिजाइन होता है। मेन पहले होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं, फिर आप करते हैं पेमेंट डिजाइन और फिर आप करते हैं ट्रैफिक डिजाइन। तो इस प्रकार से आप मेन 3 डिजाइन जो है किसी भी हाईवे में आप करते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन, पेमेंट डिजाइन एंड ट्रैफिक डिजाइन। तो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है ये मेनली जो है इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिक डिजाइन डिपेंड्स अपॉन, ये जो है डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन
स्पीड ऑफ व्हीकल। अब कैसा स्पीड, तो डिजाइन स्पीड, क्योंकि डिजाइन इसलिए नाम बड़ा क्योंकि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, सो डिजाइन स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब डिजाइन स्पीड जो है हर रीजन के लिए या हर एक टेरियन के लिए अलग अलग होता है। प्लेन टेरियन हम लोग उस टेरियन को कहते हैं जिनका क्रॉस स्लोप जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्रॉस स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये ग्राउंड को देख रहे हैं, ये ग्राउंड धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो अगर किसी कंट्री का क्रॉस स्लोप जो है वो अगर 10% से कम है या 10% तक है, देन सच टाइप ऑफ टेरियन इज नॉन एज प्लेन टेरियन। तो ये प्लेन टेरियन हो गया। अब हमारा रूलिंग का मतलब होता है डिजाइन स्पीड। अब प्लेन टेरियन के लिए जो है अलग अलग हाईवे के लिए अलग अलग आपका डिजाइन स्पीड डिसाइड किया हुआ है पहले से। जैसे अगर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रोड, देखें हम लोग टाइप ऑफ रोड, और फिर दूसरी तरफ देखें हम लोग स्पीड। प्लेन टेरियन के लिए हम लोग स्पीड देख रहे हैं प्लेन टेरियन के लिए, इसमें दो पोर्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा रूलिंग स्पीड या रूलिंग डिजाइन स्पीड, रूलिंग का मतलब ही डिजाइन होता है, दूसरा हो जाएगा आपका मिनिमम स्पीड। तो आप देखिए पहला जो है हम लोग अगर एक्सप्रेस वे ले लें, तो एक्सप्रेस वे का रूलिंग स्पीड जो होता है वो 120, ये सब किलोमीटर पर आवर में है, जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, सो दिस इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड द मिनिमम स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड में अगर हम लोग NH एंड SH लें तो इसका स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर एंड इसका स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। थर्ड में अगर हम लोग MDR लें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लें हम लोग, है ना, रोड का बहुत सारा टाइप होता है जिसमें एक्सप्रेस वे होता है, फिर आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होगा, ये 80 और ये हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। फिर उसी तरह से होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, दिस विल बी 65 एंड 50 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दीज आर द डिजाइन स्पीड फॉर द प्लेन टेरियन। इसमें है रोलिंग स्पीड और मिनिमम स्पीड, मिनिमम आपको ये लेना है, मैक्सिमम ये लेना है। तो आपके क्वेश्चन था कि प्लेन टेरियन के केस में रूलिंग डिजाइन स्पीड जो होगा नेशनल हाईवे का क्या होगा। तो रूलिंग डिजाइन स्पीड जो है इस टेबल से आप देख सकते हैं, दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर। सो योर आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट सी मींस 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये फिर क्या होगा, रोलिंग टेरियन है तो फिर इसके प्लेन टेरियन है, फिर आपका जो है ये स्पीड जो है वो अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या था वो हम लोग समझते हैं यहां से। 43, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है एंड द क्वेश्चन नंबर 43 इज व्हाट। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द रिकमेंडेड प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क इज। तो जो मास कंक्रीट वर्क करते हैं हम लोग, मास मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा वर्क आप कहाँ करेंगे, जैसे अगर आपको राफ्ट फाउंडेशन बनाना है तो वहां पर आप मास कंक्रीटिंग करेंगे। आपको एक डैम का फाउंडेशन बनाना है तो डैम के केस में आप मास कंक्रीटिंग करेंगे। तो जब मास कंक्रीटिंग करते हैं हम लोग, मीन्स इसका मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से नहीं है, इसका मतलब जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट से है। जब आप मास कंक्रीटिंग करते हैं तो मास कंक्रीटिंग के लिए आप जो है लोअर वैल्यू ऑफ ग्रेड जो है आप कंक्रीट का यूज करते हैं। और हम लोग मास कंक्रीटिंग के केस में M10 का यूज करेंगे। और M10 जब आप यूज करते हैं तो M10 का जो होता है ये रेशियो आप देखेंगे, प्रोपोर्शन देखेंगे तो दैट इज 1:4:8। तो इस प्रकार से देखिए द रिकमेंडेड प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट फॉर मास कंक्रीट वर्क इज, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1:4:8 एज पर M10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 क्या था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 इज दैट which one of the following is not an application of contour map? Measurement of drainage area, calculation of reservoir capacity, determination of intervisibility between points and determination of location of piers of a bridge। आपके क्वेश्चन है which of the following is not the application of contour map। कंटूर मैप का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन एक्चुअली क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन से हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन जो है इसमें सेम RL वैल्यू वाले
पॉइंट्स को जोड़ते हैं, सेम आरएल वैल्यू मतलब रिड्यूस लेवल वाले पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का रिड्यूस लेवल, मतलब रिड्यूस लेवल का मतलब है मीन सी लेवल, यानी सी से जो इसका मीन हाइट है दैट इज सेम। मीन सी लेवल जो है हर एक पॉइंट का किसी लाइन पर अगर सेम होता है देन सच इमेजिनरी लाइन, जिसको अर्थ पे अगर हम लोग इस तरह का बनाते हैं, अर्थ पे हम लोग अगर सर्वे करें और ऐसा हम लोग पॉइंट ढूंढते हैं जिनका आरएल सेम हो, तो उन सारे पॉइंट्स को जोड़ने पर जो आपको लाइन प्राप्त होता है दैट लाइन इज नॉन एज रिड्यूस लाइन या कंटूर लाइन। और जो वो पॉइंट होगा उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स का जो आरएल होगा वो सेम होगा, तो दैट आर नॉन एज कंटूर लाइंस। और इस तरह से जब बहुत सारे आरएल पे ले लेके हम लोग कंटूर लाइंस बनाते हैं तो वी हैव प्रिपेयर ए मैप, या एक मैप तैयार हो जाता है, दैट मैप इज नॉन एज कंटूर मैप। अब कंटूर मैप का फायदा क्या है वो समझिए आप, कि कंटूर मैप का फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके हाथ में कोई कंटूर मैप है तो आप वहीं से अपने इस जगह से ही बैठ के आप ये समझ सकते हैं, ये उस कंटूर मैप का अध्ययन करके स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट का आरएल क्या है, कौन सा पॉइंट का आरएल कम है, कौन सा किसका ज्यादा है, कैसा है, माउंटेनस है, डिप्रेशन है, डैम है, रिजर्वायर है, या किस तरह का वो एरिया है। उस पूरा एरिया का आप जो है सर्वे जो है घर पे बैठ के कंटूर मैप के सहायता से आप समझ सकते हैं कि इस एरिया में कैसा लोकेशन होगा, किस तरह का टेरियन होगा, किस तरह का कंट्री होगा। ठीक है, तो इसका यूज आप किस किस के लिए करते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं कंटूर मैप का, जैसे रिजर्वायर का कैपेसिटी निकालना है तब आप यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं अगर दो पॉइंट के बीच इंटरविजिबिलिटी फाइंड आउट करना है तो आप इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज आप कैनल बनाना है, रोड बनाना है, उसके अलाइनमेंट के लिए करते हैं। रोड या कैनल के लिए अर्थवर्क कितना करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, उन सारे चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आर्मी लोग इनका यूज जो है इस गन पॉइंट के लिए करते हैं कि बेस्ट गन पॉइंट हमारा क्या होगा, कहाँ पे हम गन लगाएंगे तो हमारा जो है वो जो भी एनिमी होगा वो हमारे टारगेट पे होंगे कि नहीं होंगे, गन पॉइंट के लिए करते हैं। लेकिन अगर ब्रिज का पियर्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल मैप का यूज नहीं करते हैं। सो द आंसर विल बी डी, है ना, इसका आंसर जो है आपका क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ए रिटेनिंग बॉल इज। तो देखिए हम लोग ये समझते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग फॉर ए रिटेनिंग बॉल, स्लाइडिंग क्या होता है पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इसका सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या लेंगे। तो देखिए आप जब एक रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, रिटेनिंग वॉल का काम क्या होता है, रिटेन करना। रिटेनिंग वॉल का मतलब होता है किसी भी चीज को रिटेन करना। सपोज दिस इज ए रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या करता है, ये या तो वाटर को रिटेन करेगा या तो सॉइल के इफेक्ट को रिटेन करेगा। कैसा इफेक्ट, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वाटर है या मान लेते हैं यहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल या वाटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज नॉन एज लैटरल डायरेक्शन। तो लैटरल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा दैट इज नॉन एज लैटरल प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज लैटरल प्रेशर। ये लैटरल प्रेशर को रोकने का काम रिटेनिंग वॉल करता है। मतलब रिटेनिंग वॉल जो है वो रिटेन करता है, रिटेन करने के लिए यूज करते हैं वाटर और सॉइल को, और उसका कौन सा इफेक्ट को नलीफाई करता है, तो रिटेनिंग वॉल नलीफाई द लैटरल प्रेशर ऑफ द वाटर या सॉइल जो भी है उसके जो है लैटरल प्रेशर को ये नलीफाई करता है। अब जब अगर इस तरह से लगाते हैं हम लोग तो ये क्या करेगा कि ये इस वॉल को इधर पुश करना चाहेगा, ढकेलना चाहेगा, ये इस तरह से ढकेलना चाहेगा। तो इसको रोकेगा कौन, तो ये जो हमारा जहां पर फाउंडेशन बना हुआ इस वॉल का, इस फाउंडेशन और इस वॉल के बीच जो है एक फोर्स काम करेगा, दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। तो अगर ये हमारा जो है ये पुश करने वाला फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर ये है HR और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है मान लो सपोज FR, तो ये जो है इसको तब तक पुश नहीं कर पाएगा जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ये डिस्टर्बिंग फोर्स, दिस इज आल्सो नॉन एज डिस्टर्बिंग फोर्स, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्बिंग फोर्स जो है हमारा, अगर डिस्टर्बिंग फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा इधर। अगर ये बड़ा नहीं हो पाता है तो ये स्लाइड नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा कि जब तक फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा बड़ा होगा डिस्टर्बिंग फोर्स से, तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा। तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स मींस ये क्या है, ये आपको बचा रहा है। सो दिस इज नॉन एज राइटनिंग फोर्स। ये जो है आपका राइटनिंग फोर्स कहलाएगा, ये आपका सेफ फोर्स कहलाएगा। तो राइटनिंग फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स का रेशियो निकालेंगे, दिस विल बी 1। दिस रेशियो इज नॉन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस रेशियो इज नॉन एज
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपका क्या हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आप सोचिए कि अगर ये दोनों बराबर हो गया, अगर एफ जो है वो एच के बराबर हो गया, तब ऐसा सोचिए कि हमेशा जो ये वाल है वो वाल खतरे में रहेगा, मतलब वो डेंजर इन पे रहेगा। क्यों डेंजर इन पे रहेगा? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये वाल स्लाइड कर जाएगा और ये टिल्ट कर सकता है, या फिर ये क्या होगा, टर्न कर सकता है, ओवर टर्न कर सकता है, पलट सकता है ये वाल। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इससे बड़ा रहेगा, यानी कि ये वाला सिचुएशन रहेगा, तो ये सेफ रहेगा। तो दिस रेशियो फ्रिक्शनल फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड शुड बी मोर देन 1। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस क्या है देखिए, 1 है, फिर 1.75 है, 0.05 है, 0.25 है। आप इस डिफिनेशन से समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू जब भी होगा दैट शुड बी मोर देन 1। तो मोर देन 1 सिर्फ आपके पास ऑप्शन जो है एक ही है, एंड दैट इज द ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इज 1.75। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन समझ गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर ये था 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर इस तरह से रहा। इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द रीडिंग आर ग्रेजुएटेड इन। प्रिज्मेटिक कंपास में बोलता है कि रीडिंग किस प्रकार से ग्रेजुएट रहेगा। क्वाड्रेटरल बेयरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट साउथ, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट साउथ, फिर होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट नॉर्थ, एंड द क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम विद जीरो रीडिंग एट नॉर्थ। तो ये आपके पास 4 आंसर है। आपको पूछा जा रहा है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन होगा वो ग्रेजुएशन किस प्रकार से होगा। तो कोई भी कंपास जो होता है उस कंपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है। कोई भी कंपास जो होता है उसमें क्या होता है, तो हमने क्या बताया आपको कि मैग्नेटिक जो कोई भी कंपास जो बनता है उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है। सपोज वी हैव ए कंपास, और हम लोग जो सर्वे के लिए कंपास यूज करते हैं सिर्फ प्लेन टेबल सर्विंग छोड़ के हम लोग सर्कुलर कंपास का यूज करते हैं। और इस कंपास में क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, और मैग्नेटिक नीडल का खासियत क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है ओरिएंटेड होता है। जब इसको फ्रीली अगर छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होता है, ओरिएंट होता है। तो ये नीडल जो है यहाँ पर फिट है इस कंपास में। अब इस कंपास में हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा, और वेस्ट होगा, और साउथ होगा। इस तरह से 4 आपके डायरेक्शन है, 4 दिशाएं हैं आपके पास। ये 4 जो है डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। अब है कि इसमें प्रिज्म लगा रहता है, इसका नाम है प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्म लगा रहता है, तो जब कोई रीडिंग को आप लेते हैं तो प्रिज्म से होके आपको रीडिंग मिलता है। इस वजह से जो रीडिंग मिलेगा आपको, क्योंकि प्रिज्म आपके आई के सामने लगा रहता है, तो रीडिंग जो है आपको उल्टा करके देता है, मतलब जो है आपको रिवर्स रीडिंग देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पूछने वाली क्वेश्चन है कि जो हमारा 0 होगा वो साउथ पे हम लोग रखते हैं, वेस्ट पे हम लोग 90 रखते हैं, ईस्ट पे जो है हम लोग का 180 रहता है, और नॉर्थ पे हमारा 180 रहता है, ईस्ट पे हमारा 270 डिग्री रहता है। इस प्रकार से देखिए कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो साउथ पे 0 है। पहला चीज ये पकड़िए कि साउथ पे 0 है। उसके बाद जो है ये देखिए इसमें जो हमारा वेरिएशन, अगर इधर से जाते हैं तो 90 से 180, 180 से 270, और फिर यहाँ पर अगर लौटते हैं तो 360 है। तो किसी भी कंपास में अगर वेरिएशन आपका 0 से 360 डिग्री तक होता है तो देन सच टाइप ऑफ बेयरिंग इज नॉन एज होल सर्किल बेयरिंग। तो कहने का मतलब जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है दिस इज बेस्ड ऑन होल सर्किल बेयरिंग WCB, एंड 0 डिग्री इज सिचुएटेड एट साउथ हिंड। साउथ पे आपका जो होगा वो 0 होगा। इस प्रकार से आप देखिए आंसर जो है आपका बी नंबर होगा, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम विद 0 रीडिंग एट साउथ। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ना। 47 व्हेन थिकनेस इज स्पेसिफाइड द हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन। तो देखिए हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है, हनीकॉम्ब मतलब होता है जालीदार। हनीकॉम्ब, हनी मतलब मधु, कॉम्ब मतलब छत्ता, मधु की छत्ता की तरह जो दीवार बनेगा, हमारा वाल बनेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब वाल बोलते हैं। मतलब आपका जो ब्रिक्स होगा वो एक ब्रिक्स यहाँ लगा हुआ रहेगा, फिर बीच में गैप रहेगा, फिर दूसरे ब्रिक लगे हुए रहेंगे, फिर इस तरह से दूसरा ब्रिक लगा हुआ रहेगा, फिर यहाँ पर गैप रहेगा, फिर इस तरह से ब्रिक लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो आपका वाल बनेगा दैट वाल इज नोन एज हनीकॉम्ब वाल, हनीकॉम्ब वाल। और जब इसका हम लोग का बात करते हैं थिकनेस का, तो थिकनेस जो है इसका मीटर स्क्वायर में हम लोग लेते हैं। थिकनेस जो होता है इसका मीटर स्क्वायर में लेते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, स्क्वायर मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now we have next question number 48. The specific weight of 1 liter of a liquid which weighs 7 Newton. बोल रहा है स्पेसिफिक वेट क्या होगा।
1 लीटर लिक्विड का स्पेसिफिक वेट क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 1 लीटर स्पेसिफिक वेट, यहाँ पर फ्लूइड कुछ बोला नहीं है वैसा, मतलब फ्लूइड का कौन सा है, वाटर है क्या है, लेकिन आप समझिए कि फ्लूइड में जनरली आपका तो सिविल इंजीनियरिंग है तो आप फ्लूइड में जब भी बात करते हैं हम लोग वाटर का बात करते हैं। तो इसका स्पेसिफिक वेट पूछा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक वेट मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब इसको आप दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज यूनिट वेट। So this is also known as unit weight. A specific weight is also known as unit weight, and unit weight is defined as weight by volume. Weight by volume को हम लोग unit weight के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है weight by volume, तो weight आपको लेना है, weight is given here, weight of liquid is 7 Newton and volume is given as what 1 liter। अब इस 1 लीटर को आपको बदलना है मीटर क्यूब में, and 1 liter of water is equal to 10⁻³ मीटर क्यूब। सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ से 7/10⁻³ दिस इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो दिस बिकम 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन है 0.007 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 713.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 700 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब यहाँ से जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया, इस सॉल्यूशन से आप देख रहे हैं कि आंसर जो होगा वो 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 48 हमारा फिनिश होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या था, बर्नौलीज इक्वेशन इज ड्राइव्ड मेकिंग एजम्पशन दैट, बर्नौली इक्वेशन जो है वो किस तरह से ड्राइव, उसमें जो ड्राइव किया गया बर्नौली इक्वेशन को, उसको क्या क्या चीज एज्यूम करके हमने ड्राइव किए हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड इनकम्प्रेसिबल, द फ्लो इज स्टडी एंड कंप्रेसिबल, the flow is steady, non-viscous, incompressible and irrotational, and the flow is steady and viscous। क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर होता है, जब हम लोग बर्नौलीज को हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हम लोग एज्यूम करते हैं। सबसे पहला चीज ये हम लोग मानते हैं कि जो फ्लो होगा स्टडी होगा। स्टडी फ्लो होने का मतलब है कि टाइम के साथ उसका कोई भी पैरामीटर जो है, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब जो है चेंज नहीं करेगा। जैसे डेंसिटी चेंज नहीं करेगा तो मतलब हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा। तो स्टडी मतलब हो गया, पहला चीज स्टडी हो गया, फिर इनकम्प्रेसिबल हो गया। नॉन विस्कस, विस्कस फोर्स नहीं लगना चाहिए, विस्कस फोर्स लगेगा तो फिर उसका जो ड्राइवेशन है वो चेंज हो जाएगा। सो नॉन विस्कस एंड इरोटेशनल मतलब रोटेट नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 49 है उसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्या, सी होगा। ना हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या था। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द रेशियो width of the rib to depth of rib for T beam is generally kept as, बोल रहा है कि T beam का रीब का width जो है और डेप्थ जो है रीब का, उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं। तो देखिए इसका एजम्पशन होता है टी बीम हम लोग प्रोवाइड कब करते हैं, टी बीम एक्चुअली हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब हमको ज्यादा कंप्रेशन को हमको रेसिस्ट करना होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, टी बीम का प्रोविजन करते हैं। टी बीम कुछ इस तरह से होता है, दैट पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज बेब एंड दिस इज आल्सो नोन एज रीब एंड दिस पोर्शन इज नोन एज फ्लेंज। So we have two parts of a T-beam, that is flange and rib. This is the width of rib या babe and this is the depth of babe or rib. तो पूछ रहा है कि what is the ratio of width of rib and depth of the rib. Depth of rib और width of the rib पूछ रहा है। तो देखिए आप थोड़ा सा सोचिए कि BW by DW, this is ratio, what will be this ratio as per the IS 456/2000, इनका जो रेशियो है कुछ वो स्पेसिफाइड किया हुआ है कि इसी रेशियो में आपको रखना है हमेशा। तो पहला ऑप्शन जो है आपका 1:2, 1:2, 1 से 2, तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो आप देखिए सिंपल से सोचिए कि विड्थ जो है आपका वो कभी भी इसके डेप्थ से बड़ा नहीं हुआ, तभी ये रिब बन पाएगा या बेब बन पाएगा, है ना। तो वो पहला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन है 1/3 to 2/3, अब थर्ड है 5/6 to 6/7 और 6/8 to 7/8। तो एज पर IS 456/2000 ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग 1/3 to 2/3 के बीच रखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले हम लोग सेक्शन मॉडुलस समझ लेते हैं। व्हाट इज द सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस एक्चुअली क्या है,
कि ये जो है सेक्शन मॉडुलस बताता क्या है। सेक्शन मॉडुलस एक्चुअली बताता है, सेक्शन मॉडुलस जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन बताता है। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन का जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा उनका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। एक्चुअली सेक्शन मॉडुलस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सपोज दिस इज बी एंड डी। हमारे पास एक फार्मूला होता है दैट इज द फ्लेक्सुरल फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द मेंबर या स्ट्रक्चर इज इन प्योर बेंडिंग। जब प्योर बेंडिंग में होगा तभी हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सुरल फार्मूला का। एंड दैट फार्मूला इज गिवन एज m/i इक्वल टू f/y इक्वल टू e/r, वेयर m इज द बेंडिंग मोमेंट डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल लोड। जो लोड हम लोग लगा रहे हैं उसके वजह से जो मोमेंट डेवलप हो रहा है दैट इज m, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, f इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड y इज द डेप्थ ऑफ एनी फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस y एक्सिस होता है जो किसी बॉडी के CG से पास होता है, तो इससे यहाँ का डिस्टेंस अगर y ले लेते हैं हम लोग, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, m/i। अगर इन दोनों को हम लोग लेते हैं m/i इक्वल टू f/y, सो m/f इक्वल टू i/y, एंड दिस रेशियो i/y मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस z। तो सेक्शन मॉडुलस हो गया ये सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप देखिए, ऑप्शंस पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या था हमारा, तो ऑप्शन हमारे पास था पहला रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू द शियर फोर्स, दूसरा था रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस टू मोमेंट, तीसरा था रेशियो ऑफ बेंडिंग फोर्स टू एरिया, एंड चौथा था रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट टू स्ट्रेस। रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट देखिए आप यहाँ पर I/y is defined as the section modulus, I/y is the defined as section modulus, and this is the ratio of bending moment to the bending stress. This is defined as bending moment to the bending stress or stress. So the option D is the correct answer of this question. Now next question देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52, the minimum thickness of floor slab for building is usually, तो ये एज पर द बिल्डिंग कोड जो है इसका जो है आंसर होगा, और इसको याद करने वाली चीज है। सो इसका आंसर जो होगा वो 9 सेंटीमीटर होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53, द मोस्ट सुटेबल मोटार यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया इज, द मोस्ट सुटेबल मोटार यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर लॉक्ड एरिया इज लाइम मोटार, गोज मोटार, सीमेंट मोटार एंड मड मोटार। वी हैव 4 ऑप्शन, सीमेंट मोटार, गोज मोटार, लाइम मोटार एंड मड मोटार। देखिए क्या है, वाटर लॉक्ड एरिया में ये भी क्वेश्चन याद करने वाली चीज है। सीमेंट जो होता है ये मोर रेसिस्टिंग होता है, सीमेंट इज द मोर रेसिस्टिंग टुवर्ड्स द वाटर, और फिर केमिकल एक्शन के टुवर्ड्स भी ये ज्यादा रेसिस्टिंग होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा, सीमेंट मोटर। सी था ना, सीमेंट मोटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, the weight of a standard brick should be approximately, this is also a data, ये भी आपको याद रखने की चीज है कि जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन है और ब्रिक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ब्रिक स्टैंडर्ड जो ब्रिक होता है उसके लिए हम लोग पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक। तो ये जो है आप देखिए 3 kg टू 3.5 kg के आसपास होता है, ये याद रखने वाली चीज है। सो द आंसर इज डी, 3000 ग्राम। हमने केजी में बताया, एंड आंसर इज गिवन इन 3 ग्राम, सो आंसर विल बी 3000 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द, देखिए स्लेंडरनेस रेशियो इन कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, बी इज द अनसपोर्टेड लेंथ एंड द मैक्सिमम लेटरल डायमेंशन, C is the unsupported length and the longitudinal dimension, and D is the unsupported length and the bar size of the reinforcement। इस तरह से आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या, व्हाट इज द स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो एक्चुअली आपको ज्योमेट्री जो है कॉलम का ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें हम लोग तो स्लेंडरनेस रेशियो एक्चुअली इट डिफाइन द ज्योमेट्री, स्लेंडरनेस रेशियो इज मेनली डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉलम जो है उसको ये डिफाइन करता है, कौन, स्लेंडरनेस रेशियो। और इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो होता है वो देखिए, मान लेते हैं ये कॉलम है, वी हैव ए कॉलम, ठीक है ना, सपोज वी हैव ए रेक्टेंगुलर कॉलम, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉलम, एक रेक्टेंगुलर कॉलम हमने बनाया है,
ठीक है। अब इस पे जो है इसका ये डायमेंशन हो गया b एंड दिस डायमेंशन इज d, सपोज विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, b एंड d, हमने क्रॉस सेक्शन को इस तरह से बना दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉलम है ये आरसीसी कॉलम का बात कर रहा है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉलम, आरसीसी कॉलम एंड स्टील कॉलम। दो तरह के कॉलम होंगे हमारे पास। स्टील कॉलम में जनरली क्या होता है कि जो हमारा ज्योमेट्री होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। स्टील कॉलम के केस में ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड। ज्योमेट्री कहने का मतलब कौन सा होगा वो पता नहीं है, ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड। लेकिन आरसीसी के कॉलम जब बनाते हैं तो आपका ज्योमेट्री डिफाइंड होता है। आप इसको रेक्टेंगुलर बनाते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, या फिर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बनाते हैं, या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बनाते हैं। सो द ज्योमेट्री ऑफ आरसीसी कॉलम इज ऑलरेडी डिफाइंड, वो डिफाइंड होता है। और सिलेंडरनेस रेशियो को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लोड यहाँ पर लग रहा है, सपोज वी हैव ए कॉलम, है ना, इसका दोनों इन को हमने फिक्स कर दिया है। सपोज वी हैव ए लोड अप्लाइड हियर, एक लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड हम लोग इतना ज्यादा अप्लाई किए कि फिर ये धीरे धीरे जो है वो इस तरह से बकल कर जाए। सो दिस इज नॉन एज बकलिंग। मतलब कोई चीज पे लोड आप अप्लाई करेंगे, सपोज आप एक बम्बू ले लीजिए, बम्बू के ऊपर आप क्या करते हैं कि आप एक लोड अप्लाई करते दिए, क्या होगा, इस तरह से बकल हो जाएगा। दो चीजें हो सकती है कि जब आप लोड लगा रहे हैं यहाँ ऊपर से, तो ये पूरा ऐसे टूट जाए, ऐसे क्रश हो जाए, दब जाए, दैट इज नॉन एज क्रशिंग। और अगर ये ऐसे टेढ़ा हो गया तो वो उसको बोलते हैं बकलिंग। सो कॉलम जो है दो प्रकार से फेल कर सकता है, आइदर कॉलम का क्रशिंग हो सकता है या फिर कॉलम जो है वो बकल कर सकता है। तो ये जो है ये बकलिंग हो गया। जहां से बकलिंग हुआ, इसके पहले इधर जो है हमारा बैंड नहीं हो रहा था, यहाँ से बैंड हुआ तो यहाँ पर बैंडिंग मोमेंट जीरो हो गया, यहाँ पर बैंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। तो दो पॉइंट के बीच जहां पर बैंडिंग मोमेंट हमारे जीरो होते हैं, उनके बीच के लेंथ को हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। या फिर इस लेंथ को हम लोग अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, और इसको हम लोग अनसपोर्टेड लेंथ भी बोल सकते हैं। तो अनसपोर्टेड लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोथ आर सेम थिंग्स। तो ये अनसपोर्टेड लेंथ और जो इनका लिस्ट लेटरल डायमेंशन है ना, क्या बोला हमने, अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ ये ऑफ डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन। लिस्ट लेटरल डायमेंशन, लेटरल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लेटरल का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये कॉलम बनाया है, इस कॉलम में ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, दैट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज लेटरल क्रॉस सेक्शन, और इनका जो डायमेंशन होगा दैट डायमेंशन इज नोन एज लेटरल डायमेंशन। तो अगर आपने ये सर्कुलर कॉलम बनाया है तो आपके दोनों तरफ के डायमेंशन, किधर से भी डायमेंशन मेजर करेंगे वो उसका डायमीटर होगा। सो द लिस्ट लेटरल डायमेंशन विल बी सेम इन द केस ऑफ सर्कुलर, किसी भी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड किसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे आप। लेकिन अगर आपने इस सर्कुलर बनाया, इस रेक्टेंगुलर बनाया है, तो आपका लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो होगा वो बी होगा। आप फिर स्क्वायर बनाते हैं तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन सेम होगा। तो अनसपोर्टेड लेंथ बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज डिफाइंड एज सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। लेकिन ये तब है, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं आप, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन द ज्योमेट्री ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड। जब ज्योमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन होगा देन दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। अगर आपका ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं होता है, इन केस ऑफ स्टील कॉलम, स्टील कॉलम में क्या होता है, दो तीन एंगल जोड़ के आप नया नया बिल्टअप कॉलम बनाते हैं, उस केस में क्या होता है, ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड। फॉर दैट केसेस वी यूज L effective by minimum radius of gyration, minimum radius of gyration। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, जब हम लोग क्लासेस अगर करना होगा तो फिर उसमें हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लेकिन ये होता है, तो दिस फॉर्मूला वी हैव टू फॉर्मूला। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड। जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, तो आप समझिए कि जब ज्योमेट्री डिफाइंड होगा देन यू हैव टू यूज लिस्ट लेटरल इफेक्टिव लेंथ बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन। व्हेन ज्योमेट्री इज नॉट डिफाइंड देन रेडियस ऑफ gyration की तरफ जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शंस था क्या क्या, अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लिस्ट लेटरल डायमेंशन। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड टू रिमूव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन। ये जो है एयर पॉल्यूशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड टू रिमूव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये क्या करता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स को रिमूव करता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है, ये गैसेस को रिमूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होगा ये स्मॉल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करता है। 20 माइक्रोन 10 माइक्रोन के साइज का जो पार्टिकल होता है उसको ये रिमूव करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डर्टी पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम गैस स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मतलब जो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। विच टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल uses its own dead
वेट टू हैव स्टेबिलिटी, कौन सा इसमें से रिटेनिंग वॉल होगा जो अपना ही वेट का यूज करता है अपने स्टेबिलिटी के लिए। तो देखिए क्या है, हमने अभी एक आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रीवियस कुछ क्वेश्चन आया था रिटेनिंग वॉल का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है स्टेबिलिटी के लिए हमने वहां पर यूज किया था फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेट पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल तरह का जो है स्टेबिलिटी आपको एक ही रिटेनिंग वॉल में मिल सकता है, दैट वॉल इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल या फिर ग्रेविटी डैम, इट कैन आल्सो से दैट ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम जो होता है या ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो होता है ये इस तरह का वॉल होता है जिसमें रोटेशन अगर होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या स्लाइडिंग होता है तो उसका वेट ही उसको मैनेज कर लेता है। इसलिए हम लोग जनरली जो है ग्रेविटी वॉल या ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल या फिर ग्रेविटी डैम का ही हम लोग यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द ग्रेविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं। 58 क्या था, सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट द सॉइल। तो देखिए इसका क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉइल को, यानी कि सॉइल के साइज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग सजा रहे हैं। तो छोटा से बड़ा, बड़ा छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से हम लोग स्मॉल से लार्जर साइज के बीच जो है हम लोग एक अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रेडेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, बेस पीरियड। बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप इज द टाइम बिटवीन, बेस पीरियड इज द ऑफ द क्रॉप इज द टाइम बिटवीन। तो देखिए ये क्वेश्चन इरिगेशन का है, क्वेश्चन इरिगेशन का है। देखिए आप क्या करते हैं जब भी आप कोई खेती करते हैं, आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले सीड आप सोन करते हैं, सोइंग ऑफ सीड पहला काम होता है, सोइंग ऑफ सीड। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो आप क्या करते हैं, इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं दोस्तों, कोई भी क्रॉप आप जब लगाते हैं तो लगाने में क्या करते हैं, आप उसमें वाटरिंग करते हैं, मतलब समय समय पर पानी देते हैं क्रॉप्स को, तभी तो वो क्रॉप जो है यील्ड देगा आपको। अगर आपने पानी नहीं दिया तो फिर क्या होगा, क्रॉप का यील्ड जो है वो आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करते हैं, समय समय पर उसमें वाटरिंग करते हैं। जब आप सीड को बोते हैं, सोइंग करते हैं, तो बोने के बाद पहला जो वाटर करते हैं दैट इज नॉन एज, पहली बार जो आप इरिगेट करते हैं, फर्स्ट टाइम जो आप वाटरिंग करते हैं दैट इज नॉन एज फर्स्ट वाटरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाटरिंग, मान लो यहाँ पर फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं, और जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट का मतलब होता है कि फसल को ले लेना, आप मतलब उसका यूज कर लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, तो दैट हार्वेस्टिंग के पहले आप एक बार फिर वाटरिंग करते हैं, दैट इज नॉन एज लास्ट वाटरिंग। सो वी हैव फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग, और इसके बीच में और इंटरमीडिएट वाटरिंग होगा, बीच बीच में और पानी का जरूरत पड़ेगा क्रॉप्स को, तो आप बीच बीच में पानी देते रहते हैं। तो आपका क्या होगा कि फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का जो गैप है दैट पीरियड इज नॉन एज बेस पीरियड, दैट पीरियड इज नॉन एज बेस पीरियड। वाइल आप जिस दिन बीज बोते हैं, है ना, जिस दिन बीज बोते हैं और जिस दिन आप फसल काटते हैं, मतलब हार्वेस्ट करते हैं, इनके बीच का जो समय होगा दैट टाइम इज नॉन एज क्रॉप पीरियड। सो वी हैव टू पीरियड हियर, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। तो बेस पीरियड जो होगा हमेशा क्रॉप पीरियड से छोटा होगा, लेकिन इन जनरल फॉर द सॉल्यूशन या क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को समान मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। क्रॉप पीरियड मतलब हुआ जिस दिन आपने बीज बोया है, और बेस पीरियड का मतलब हुआ जिस दिन बीज बोया, जिस दिन आपने बीज मतलब फसल काटा है, मतलब हार्वेस्ट किया है, और जिस दिन आपने बोया है दैट इज क्रॉप पीरियड। उसके बीच का जो गैप है दैट इज क्रॉप पीरियड। लेकिन जिस दिन आपने पहले बार पानी डाला है, क्रॉप में फर्स्ट वाटरिंग किया है, और जिस दिन लास्ट वाटरिंग किया, उनके बीच का जो समय होगा दैट इज नॉन एज बेस पीरियड। तो आपके ऑप्शंस थे द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग, सोइंग टू लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो आपका आंसर जो होगा इसमें सही आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम पीरियड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन इज। तो देखिए ऑरिजिनल, ये क्वेश्चन जो है एस्टिमेटिंग एंड अकाउंट से पूछा गया, ये एक्चुअली एस्टिमेटिंग का नहीं है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे आपने कुछ खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, तो गाड़ी खरीदने के बाद क्या होता है, आप उसको अब आज गाड़ी खरीदो और फिर 2 महीने बाद बेचना चाहते हो किसी दूसरे आदमी को, तो आपने सपोज करो कि गाड़ी जो है 1000 रुपए में खरीदे हो, तो 1000 रुपए में वो गाड़ी नहीं बिकेगा, आपको कुछ ना कुछ उसमें कम होगा ही गाड़ी का कॉस्ट, चाहे 10 रुपये कम हो, 20 रुपये कम हो, क्योंकि वो हो क्या हो गया, यूज्ड हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, है ना,
बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, मशीन खरीदते हैं सिविल इंजीनियरिंग के केस में, या जो भी काम करते हैं, तो वो क्या होगा कि उसका जो है कॉस्ट धीरे धीरे घटेगा, वो डिप्रिशिएट होगा, दैट इज नोन एज डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो आपका जो कॉस्ट था पहले, जो ओरिजिनल कॉस्ट था और प्रॉपर्टी का, और जो डिप्रिशिएट हो गया, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उसको आप बुक में लिखते हो, मतलब लिखते हो कि इतना घट गया, इस साल उसका फॉर्मूला भी होता है। तो इस प्रकार से जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर इज द बुक वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आज आप इस वीडियो में 51 से 60 तक हमारा JSSC JEE पेपर 2 2016 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, आप उसको आसानी से देखें, समझें और उसका एक्सप्लेनेशन भी जानें। आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट सीरीज मिले, नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि 60 के बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, किस सब्जेक्ट से पूछा गया था, तो आप हमारे इसी चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर हम आज हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।